नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नए कानूनी विषय के साथ मैं आपके बीच पुनः हाजिर हूं, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हां जनाब, यह ताज़ा तरीन मामला और कहीं का नहीं, महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक क्राइसिस है। आइए कानून की नज़र से इस राजनीतिक दाव पेंच के खेल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कानून किसके साथ खड़ा है, एकनाथ शिंदे कैंप के साथ या उद्धव ठाकरे के साथ। कानून जनता की भलाई के लिए बना है, जनता इसमें कहाँ खड़ी है। तो जी हाँ जनाब, आपने देखा कि कल शिवसेना की मीटिंग हुई और मीटिंग में जो इनके बाकी विधायक हैं, एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक उपस्थित नहीं थे। और इसके बाद शिवसेना की उस मीटिंग में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उद्धव ठाकरे जी को पावर दिया गया कि वह इनके खिलाफ कार्रवाई करें, विद्रोही एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी तरफ स्पीकर साहब को भी शिवसेना ग्रुप की तरफ से पिटीशन देकर यह दरखास्त की गई है कि एकनाथ शिंदे कैंप के बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाए एंटी डिफेक्शन कानून के तहत। तो यह तो हो गई दावे और प्रति दावे। आइए हम समझते हैं कि कानून क्या कहता है। इस प्रकरण में जिस कानून की बार बार चर्चा हो रही है, जिसकी बातें बार बार की जा रही है, उस कानून का नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। आखिर यह कानून करता क्या है? यह कानून महज इसलिए लाया गया कि चुनी हुई सरकार को उसके कुछ एमएलए या चुने हुए प्रतिनिधि एमपी ब्लैकमेल ना कर सकें, और इसलिए उनके ऊपर यह कंडीशन लगाया गया कि वह जिस पार्टी से चुन कर आए हैं, अगर वह इंडिपेंडेंट चुन कर आए हैं तो उनकी अंतिम जवाबदेही उस पार्टी के प्रति है। और उस टर्म में अगर वह उससे डिफेक्ट करते हैं, पार्टी छोड़कर स्वेच्छा से जाते हैं, पार्टी की व्हिप को नहीं मानते हैं, वोटिंग में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी या समाप्त मान ली जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और उठ कर के सामने आती है कि आखिर जो कानून है, सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल का सेक्शन 2 यह बात करता है कि वह चुना हुआ प्रतिनिधि स्वेच्छा से पार्टी छोड़कर जा रहा है। लेकिन जब इसको हम और डिफाइन करते हैं या जो अब तक के जजमेंट आए हैं उसके मद्देनज़र इसको देखते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसका कंडक्ट, जो चुने हुए प्रतिनिधि का कंडक्ट भी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टी नहीं है, तो उस कंडक्ट को भी वॉलेंटरली लीविंग, स्वेच्छा से छोड़कर जाना ही माना जाएगा। मसलन एक चुना हुआ प्रतिनिधि राइवल पार्टी के, अपने विरोधी पार्टी के चुनाव सभा में जाकर वहाँ के चुनाव को संबोधित करता है, उस पार्टी की रैली को संबोधित करता है, तो वो यह कहता है या पार्टी से त्याग पत्र नहीं देता है, वो पार्टी में बना हुआ है लेकिन वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में इंडल्ज है, तो इसको भी वॉलेंटरली लीविंग का ही कंडक्ट माना जाएगा और उसकी तहत उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह कानून उसी तरह से चुने हुए इंडिपेंडेंट एमएलए या एमपी पर भी लागू होता है कि अगर वह उस टर्म में अपना पार्टी बदलते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हाँ, इस पे एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है कि अगर जिस पार्टी के वो सदस्य हैं, उस पार्टी के 2/3 सदस्य आपस में मिलकर यह तय करते हैं कि वह किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो यह कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है। या फिर वह अपना इंडिपेंडेंट दल बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे कैंप शिवसेना ब्रैकेट बाल साहब की बात कर रहा है, और
ऐसा वो कर लेता है तो भी यह दलगत कानून या दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ इन लोगों पर लागू नहीं होगा। लेकिन इसकी शर्त यह है 2/3 बहुमत। वर्तमान में 55 विधायक चुने हुए विधायक शिवसेना के हैं। ऐसी स्थिति में शिंदे साहब को 37 विधायकों को लेकर या 37 विधायकों का समर्थन साबित करना होगा। तो जनाब, तरह तरह के बयान आ रहे हैं राजनीतिक। ममता दीदी बहुत उत्सुक हैं चुने हुए विधायकों का बंगाल में बंगाली तरीके से स्वागत करने के लिए, भालो अच्छे कहने के लिए, माछ भात खिलाने के लिए ऐसे निमंत्रण वो दे रही हैं कि आप मेरे यहाँ भेज दीजिए, मैं इनको देख लूँगी। लेकिन ममता दीदी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। तब उन्होंने स्वागत क्यों नहीं किया था जब बस थोड़े ही दिन पहले पिछले साल कोविड के दरमियान मेघालय में उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया। तो मेरा खैर राजनीति से तात्पर्य नहीं है, मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन उदाहरणों से कि 2/3 बहुमत आते ही यह कानून लागू नहीं होता है। तो जो पिछले साल मेघालय की घटना हुई उसमें 17 कांग्रेस के चुने हुए विधायकों में से 12 टीएमसी ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। 2019 में ऐसी ही एक घटना जो आज कांग्रेस बहुत बावली हो रही है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगा रही है पार्टी तोड़ने का, इत्यादि इत्यादि। इसी कांग्रेस ने 2019 में राजस्थान में 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल करा दिया। तो राजनीति के इस खेल में जिसको जहां मौका लगा है उसने हाथ साफ किया है, दूध का धुला कोई नहीं है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ स्कैंडल। खैर, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। आइए हम अपने कानूनी विषय पे चलते हैं। मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2/3 बहुमत आते ही इस कानून को धत्ता बताया जा सकता है, इस कानून की परिधि से बाहर निकला जा सकता है। 2019 में इसी तरह की घटना तेलुगु देशम पार्टी में के साथ हुई और इसके 6 में से 4 एमपी राज्यसभा में, तो यह लोकसभा और राज्यसभा चुनी हुई प्रतिनिधि जो भी हैं, जहां सभाएं हैं वहां ये लागू होती है। तो तेलुगु देशम पार्टी के 6 में से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो अब आइए इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि 2/3 का ये जो रूल है या जो कानून है यह महाराष्ट्र में कैसे लागू होता है या होगा संवैधानिक तौर पर। तो देखिए कि जैसा मैंने बार बार कहा कि वर्तमान में 37 विधायकों की ज़रूरत शिंदे कैंप को है, क्योंकि 55 विधायक शिवसेना के चुने हुए हैं और यह 2/3 मेजॉरिटी जो डिसाइड करने का अधिकार है संविधान के अनुसार से वह स्पीकर का है। महाराष्ट्र में नाना पटोले कांग्रेस के नेता जो कि स्पीकर थे, उनके रिज़ाइन देने के बाद कोई नया स्पीकर अपॉइंट नहीं हुआ। तो स्वाभाविक तौर पे जो हमारा संविधान है कि अगर स्पीकर ना हो, उसकी सीट वैकेंट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 180 सेक्शन 1 के हिसाब से यह सारा का सारा भूमिका, यह सारा के सारा पावर, यह सारा के सारा रोल डिप्टी स्पीकर का हो जाता है। और वर्तमान में एनसीपी के नरहरि जी डिप्टी स्पीकर हैं, नरहरि जेरवाल जी, और उनको स्पीकर की भूमिका निभानी है और उनको यह तय करना है कि किसका क्लेम एकनाथ शिंदे कैंप के 2/3 बहुमत का सही है या गलत है। अब सवाल है कि जो नरहरि जेरवाल साहब हैं वह इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम देंगे। क्या उनका कोई इसमें डिस्क्रिशन होता है या वो कानूनी प्रक्रिया से बाध्य हैं? वो कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके का प्रावधान है। या तो शिवसेना, जैसा कि वो पिटीशन कर चुका है इन एमएलए के खिलाफ, इन रिबेल एमएलए के खिलाफ, एविडेंस के साथ डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की जो भूमिका में है उनके सामने यह मामला लाएगा, एविडेंस देगा और उनसे कार्रवाई की मांग करेगा। यह स्टेप महाराष्ट्र में पूरा किया जा चुका है। शिवसेना की तरफ से ऐसा एक पिटीशन डिप्टी स्पीकर या स्पीकर महोदय के पाले में
आ चुका है। उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा के पूरा पिटीशन, वो पूरा के पूरा एविडेंस स्पीकर महोदय या डिप्टी स्पीकर महोदय को उस कंसर्न जिस पे आरोप लगा है, जिस विधायक पे, जिस चुने हुए प्रतिनिधि तक, उस तक पहुंचाना है, उसको फॉरवर्ड करना है और उससे उस पर उनकी सफाई मांगनी है, उनका वर्जन लेना है। इस कार्य के लिए स्पीकर 7 से 10 दिन का समय उनको दे सकता है या उससे कम भी दे सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्पीकर ने ऑलरेडी ऐसा पिटीशन, ऐसा आरोप इन विधायकों को फॉरवर्ड कर दिया है, उन तक पहुँचा दिया है और उनसे उनकी सफाई 3 दिन के भीतर मांगी है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच आता है कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपना जवाब तो दिया है, जिसको मानने के लिए स्पीकर तैयार नहीं है, या कहते हुए कि उनको फिजिकली उनके समक्ष आकर बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अपना जवाब देना पड़ेगा। जवाब वो यह कह रहे हैं कि साइंड कॉपी सारे विधायकों का किसी एनोनिमस ईमेल से आया है, इसलिए लॉ में ऐसा प्रावधान नहीं है। यह नए तरह का तर्क है। आइए देखते हैं आगे यह किस करवट बैठता है। लेकिन फ़िलहाल हम उस प्रोसेस की बात कर रहे थे, हम उस प्रक्रिया की बात कर रहे थे कि यह अधिकार डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का है कि वह उस 2/3 बहुमत को तय करेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि स्पीकर के इस फैसले को अगर असंतुष्ट गुट संतुष्ट नहीं है तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल उठता है वह यह है कि क्या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का फैसला अंतिम होता है? जी नहीं, अदालत के दरवाजे खुले हैं। गवर्नर की क्या भूमिका होती है, हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में संविधान गवर्नर की निहित शक्तियाँ क्या हैं, उसका किस तरह से बात करता है। हमको यह भी समझना होगा कि आखिर स्पीकर किसी टाइम बाउंड तरीके में इस पिटीशन का फैसला देने के लिए प्रतिबद्ध है, बाउंड है। जी नहीं सनाब, यह कानून किसी टाइम लिमिट की बात नहीं करता है। हालांकि 2 उदाहरण हैं वेंकैया नायडू जी का, और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में स्पीकर को यह कहता है या आदेश देता है या रिकमेंड करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों में इस तरह के शिकायत का निपटारा करें, इससे ज़्यादा आप इसको रोके ना रहें। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया है। जो अब तक सबसे फास्टेस्ट डिसीजन इस तरह के मामले में आया है वह वेंकैया नायडू जी का ही है, जिसको उन्होंने 3 महीने के अंदर डिसाइड कर दिया था। और यह मामला जेडीयू के 2 राज्यसभा सांसद अली अनवर और एक सांसद और थे, उनके मसले में लिया गया था। लेकिन ऐसे भी इंस्टांस हैं जहां पे इस तरह के मसले 3-3 साल, 4-4 साल तक लटके रह गए हैं। जी हाँ, शरद यादव और अली अनवर का वह मामला था जिसमें वेंकैया नायडू जी ने 3 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाया था और उसके बाद एक परिपाटी बनी, एक स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ। और ऐसी अपेक्षा स्पीकर महोदय से रखी जाती है कि इस तरह के मामलों का निपटारा वो 90 दिन के भीतर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही रिकमेंडेशंस स्पीकर के लिए बात करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राज्य के स्तर पर ऐसा होता नहीं है, और इसका उदाहरण सबसे बड़ा मणिपुर का है, जहाँ पे कि एक कांग्रेस के मंत्री, तो वो बाद में बने, कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, वो उनको भाजपा ने उस राज्य में मणिपुर में मंत्री भी बना दिया। और एंटी डिफेक्शन की उनकी पिटीशन कांग्रेस के द्वारा स्पीकर के पास लंबित रही, 3 साल तक लंबित रही। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया। बट इसकी संभावना फ़िलहाल महाराष्ट्र में देखने को फ़िलहाल तो नहीं मिल रही है। आगे क्या होता है हम आपको इस एपिसोड के जरिए बताते रहेंगे। अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र के संदर्भ में समझने वाली बात है वो यह है कि ये जो रेबेल विधायक हैं, ये जो विद्रोही विधायक हैं,
इन्होंने स्पीकर के ओहदे को, स्पीकर के अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज कर दिया है। तो यह इसकी कोई ये ज़िद है या इसकी कोई कानून में इसका कोई आधार है, स्कोप है? आइए हम इस बात को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्पीकर अपने स्वविवेक के आधार पर और अपना टाइम लेकर के इसका फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है, मैंने आपको बताया। और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है झारखंड के विधायक बाबूलाल मरांडी का और बंगाल में मुकुल राय का, जो आज भी स्पीकर के फैसले दिए जाने के बावजूद कोर्ट में प्रोसीडिंग्स अटका पड़ा है, लंबित है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर अगर इन विधायकों को रेबेल या अयोग्य घोषित कर दें तो यह अंतिम फैसला होगा, यह मान लिया जाएगा या यह विधायक इसको कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। अब यहाँ पे शुरू होती है ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थितियों में गवर्नर की क्या भूमिका होगी। जी, गवर्नर भरत सिंह कोश्यारी जी इनस्टेबिलिटी के आधार पर, राज्य में अस्थिरता के सवाल के आधार पर उनका हस्तक्षेप हो सकता है। अगर फिलहाल एक फैसले को या बदली हुई परिपाटी को हम मद्देनज़र ना रखें तो ऐसी स्थितियों में पहले तुरंत ही गवर्नर चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देते थे और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था। लेकिन ऐसा देखा गया, ऐसा महसूस किया गया कि गवर्नर अपनी निहित शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे चुने हुए प्रतिनिधि अपनी चुनी हुई शक्तियों का, अपनी निहित शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, तो इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया। उसी तरह से गवर्नर अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग न करे तो सुप्रीम कोर्ट ने KR बुम्बई फैसले में 1994 में गवर्नर की शक्तियों पे रोक लगा दिया और यह स्पष्ट तौर पे कह दिया कि गवर्नर का कोई स्वविवेक नहीं होगा यह डिसाइड करने का कि किसकी मेजॉरिटी है, किसकी मेजॉरिटी नहीं है। कौन सा दल अपना विश्वास खो चुका है, अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, इसका टेस्ट सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर में, संसद में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही हो सकता है। तो जहाँ तक बात है कि गवर्नर फिलहाल इस मसले में प्रेसिडेंट रूल की घोषणा नहीं कर सकते, सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में दूसरा विकल्प क्या है? क्या यह सरकार आगे चलेगी, इसी तरह की अस्थिरता कंटिन्यू रहेगी? आइए उसको समझते हैं कानून के मद्देनज़र, संविधान के नज़र। देखिए, यहाँ पे एक बात यह हो सकती है कि इस अस्थिरता से बचने के लिए उद्धव ठाकरे जो चुने हुए, जिनको विश्वास मत प्राप्त है चुने हुए सदन का, वह खुद ही गवर्नर को यह रिकमेंड कर सकते हैं कि जनाब सरकार बर्खास्त कर दी जाए और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी जाए। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री को यह संविधान में अधिकार प्राप्त है कि वह टर्म समाप्त होने से पहले आगे आकर विधानसभा को भंग किए जाने की सिफारिश कर सकता है। क्या उद्धव ठाकरे ऐसा करेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। इसको जानने के लिए आपने अब तक फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन जानकारी मिलती जाए। जाते जाते मैं आपको सस्पेंस में नहीं छोड़ना चाहता हूं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या वो ऐसी अनुशंसा करते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन करते हैं, तो गवर्नर उनके इस अनुशंसा को, इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य है। जनाब, गवर्नर का यहाँ पे स्वविवेक आ जाएगा। गवर्नर उनकी इस अनुशंसा को इस आधार पर रद्द कर सकता है कि जो चुनी हुई काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है,
जो मंत्रिमंडल समूह है जो कि विधानसभा को भंग किए जाने की अनुशंसा कर रही है, उसको खुद ही सदन का विश्वास मत प्राप्त नहीं है। तो ऐसी अनुशंसा उद्धव ठाकरे जी के सरकार को बीच में ही भंग कराने की, सदन को भंग कराने पर वीटो पावर गवर्नर लगा सकता है। तो यह तो फ्लूइड सिचुएशन है, बदली हुई परिस्थितियां हैं, लगातार बदल रही हैं। मैं भी इस पर नज़र बनाए हुए हूँ, आप भी इस पर नज़र बनाए रखें। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में दल बदल विरोधी कानून समझाना था, एंटी डिफेक्शन लॉ समझाना था। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप उससे भी रूबरू करें, मैं उसका जवाब लेकर आने को बाध्य हूँ, लेकर आने का पूरा प्रयास करूँगा। महाराष्ट्र में क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जाते जाते मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू रहेगा और पॉलिटिशियन का, राजनीति का खेल भी जारी रहेगा। सोचना है तो जनता को। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। मैं हूं आपके कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।